जय हिंद। वेलकम टू दक्षा क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज अपने इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज करेंगे। इसका थ्योरी पोर्शन हम रिवाइज करें। जो भी नोट्स आपने बनाए हैं, जो भी पढ़ाया गया था, उसकी थ्योरी एक बार क्विक आपको रिवाइज करवाई जाएगी और उसमें बता दिया जाएगा भी किससे सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, किससे सवाल नहीं आ रहे। तो आप शॉर्ट नोट जैसे नहीं होते उस तरीके से अपन इसको फटाफट रिवाइज करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर वेटेज की बात करें तो ठीक वेटेज है आपके पास में। हर एक ईयर में अगर आप देखें जेई एडवांस के अंदर 2 सवाल के आसपास अप्रोक्स रह रहा है। दो मतलब दो तो आ ही जाते हैं, 2 सवाल आ जाते हैं, 2 से 3 भी कई बार हो सकता है आपके पास में। मैं सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट की बात कर रहा हूँ, कैपेसिटर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर आप 12th की एनसीईआरटी में देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर एक साथ दिया हुआ है। मैं सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूँ कि आपको 2 सवाल मिल जाएंगे। 2 सवाल अच्छा खासा वेटेज है यार, 8 नंबर अच्छा खासा वेटेज है आपके पास। सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर करवा देगा आपका। तो अभी हम रिवीजन लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं और इसके अंदर मतलब हमने थ्योरी को क्विक रिवाइज करा है। इसमें नए सवाल वगैरह नहीं है, बस मैं वो पॉइंट्स आपको बताता रहूंगा जहां पे जेई एडवांस पिंग करता है। तो आप सिर्फ देख सकते हैं, ऐसा नहीं है आपको कुछ छापना है, नोट करना है। कुछ 1-2 सवाल अगर करवाए जा रहे हैं तो वो आप कॉपी लेके कर सकते हैं, बाकी आप देखते रहिए और साथ साथ में आप जवाब देते रहिए। जैसे कुछ भी चीज़ लिख रहे हैं तो आप खुद अपने दिमाग में सोचिए हाँ इसका ये आएगा, फिर मास्टर ने वही लिखा, ठीक है, तो आप वहाँ से वेरीफाई करके आप चीज़ों को क्विक रिवाइज कर सकते हैं। तो ये इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि मान लीजिए कोई एवरेज स्टूडेंट है, उसकी थ्योरी पार्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो यहाँ से देख के क्विक उसको रिवाइज कर सकता है। आइए, तो सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है उसी बात पर चर्चा करें, ज़्यादा इधर नहीं जाएंगे। सबसे पहले हमने पढ़ी थी डेफिनेशन ऑफ चार्ज वगैरह, वो सब ठीक है, बेसिक बात है, वो आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात जो कुछ काम किया दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज सवाल इससे कभी नहीं आया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से, फिर भी कभी मे बी कभी छोटे एग्जाम में जेई मेंस के अंदर या फिर कोई और हल्के एग्जाम के अंदर कभी कोई बात करे तो पता होना चाहिए। एक तो हमने बात की थी चार्ज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसा है आपके पास? स्केलर क्वांटिटी। ये तो ठीक है, बहुत बार चार्ज यूज कर चुके हैं तो स्केलर तो हमें समझ में आ गया होगा इस बात के बारे में। फिर अगर आप बात करेंगे तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। बड़ी सा मतलब क्या इस क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है? जब किसी चीज़ की कोई डिस्क्रीट वैल्यूज ही आपको मिलती है, जैसे मान लीजिए आपको 1 इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, 2.5 इलेक्ट्रॉन मिल सकते नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज। तो क्यू क्या हो सकता है आपके पास में? n मल्टीप्लाई ई, और n यहाँ पे क्या होगा? इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर। मेरी बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव इंटीजर के टाइप में आप इसे बोल सकते हैं। क्लियर? ये पॉजिटिव इंटीजर आपके पास में रहेगा। ये होगा चार्जेस क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या? जब किसी चीज की सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज मिलती है तो हम इसे बोलते हैं दैट इज दैट क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड। उसके बाद में अगर हम बात चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी इज कंजर्व्ड। मतलब आपके पास जो क्यू नेट है वो क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा। क्यू नेट क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर आपको याद हो, हमने इसके अंदर किया था, मैंने कुछ सवाल इसमें करवाया था कि पॉजिटिव चार्ज बदल सकता है, हाँ बदल सकता है। नेगेटिव चार्ज बदल सकता है, हाँ बदल सकता है। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल ये भी चेंज हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज चेंज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी आपके पास में चेंज हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल भी चेंज हो सकते हैं। पर क्या नहीं बदलता? क्यू नेट आपके पास में डज नॉट चेंज, ये कभी बदलता नहीं है। इसका हमने एक सवाल करवाया था मैंने आपको, आप नोट्स में उसको देख लीजिए। वो सवाल इंपॉर्टेंट था, वो कई बार पूछा जा सकता है, मतलब वो उसमें फंसने वाली जगह है, तो क्या पता कभी ना कभी वो पूछ ले। ठीक है, तो ये था आपके प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। थ्योरेटिकल कभी आएगा तो आएगा, नहीं तो इससे नहीं पूछेगा आपसे। फिर हम बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग की। मेथड ऑफ चार्जिंग बोर्ड ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। जेई एडवांस के लिए तो बहुत ही मुश्किल, कभी कुछ थ्योरेटिकली आ जाए तो आ जाए, और तो इसमें कुछ बन नहीं सकता। 3 मेथड थे आपके पास में चार्जिंग के। कौन कौन से थे? एक तो था कंडक्शन, और कौन सा था बच्चों? मेरे साथ बोलिए, और कौन सा मेथड पता है आपको चार्जिंग का? एक कंडक्शन, और याद है इंडक्शन। सेकेंड इज इंडक्शन। और बताइए और कौन सा मेथड याद है आपको? एक था फ्रिक्शन। ये क्या था? फ्रिक्शन। अच्छा, इसमें क्या करते थे? कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन के बारे में सोच के बताइए क्या क्या चीज थी। कंडक्शन क्या था, इंडक्शन क्या था, फ्रिक्शन क्या था? कंडक्शन में क्या करते थे? डायरेक्ट कांटेक्ट होता था। डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट। जैसे मान लीजिए एक ये वाली बॉडी, एक ये वाली बॉडी, इसके बीच डायरेक्ट कांटेक्ट करते थे आप, तो वो कंडक्शन चार्ज का फ्लो होता था। रीजन क्या था इसका? रीजन आपके पास में चार्जिंग का, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि जब आप एक बॉडी को दूसरी बॉडी से टच करवा देते, एक बॉडी का पोटेंशियल ज़्यादा है, दूसरे का कम है, तो वो चार्ज फ्लो करता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इस वजह से कंडक्शन की वजह से करंट फ्लो करता है। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन रबिंग से आता है आपके पास में। रबिंग से आपको उस पर ऐसे घिसना पड़ता है। अगर आप घिसेंगे तो एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी पे चला जाता है, जैसे हम कॉम्ब और हेयर वाले में करते थे। इंडक्शन में क्या होता है? इंडक्शन दिस इज विदाउट
कॉन्टैक्ट, दिस इज विदाउट कॉन्टैक्ट। कैसा होता था आपके पास में, एक ऐसे न्यूट्रल कंडक्टर के पास में आप एक चार्ज कंडक्टर को लेके आते थे, जहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाया करता था, फिर इसको अर्थिंग वर्थिंग कर दिया करते थे। तो वो सब मेथड हमने वहाँ पे देखे थे। तो ये 3 मेथड है आपके पास, कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन, तीनों क्लियर होने चाहिए। आप कॉपी साथ में लेके बैठिए ना, अगर आपको किसी भी दिक्कत आ रहा है तो आप वीडियो रोक के पहले आप उसके नोट्स देखिए एक बार सही ढंग से। समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है। अब आइए आप आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में हमने बात की थी कूलम्ब्स लॉ की, और कूलम्ब्स लॉ बहुत ही स्टैंडर्ड लॉ है और आप मतलब बहुत ही पहले से भी लोग इसको जानते होते हैं। देखिए क्या आता है आपके पास में, आपने इसमें ये देखा कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 2 पॉइंट है, किसके लिए वैलिड है? सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। तो जो फोर्स आपके पास में लगता है दैट इज K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये फोर्स आपके पास लगता है। और अगर आपके पास में दोनों पॉजिटिव होंगे तो रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेंगे। डायरेक्शन आप जज कर पाएंगे ना, मैं डायरेक्शन नहीं लिख रहा, सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड दिख रहा हूँ यहाँ पे। K को क्या बोलते हैं? K होता है आपके पास इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कितनी थी? 9 × 10⁻⁹ अगर आपके पास में एयर की बात चल रही है, दिस इज फॉर इन एयर और वैक्यूम, इन एयर और वैक्यूम, ये जो K कांस्टेंट की वैल्यू है। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है, एप्सिलॉन नॉट आता है 8.85 10⁻⁻12, ये आता है आपके पास, ठीक है। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट को? दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। और ये जो टर्म है वो मीडियम पे डिपेंडेंट है। ये अगर मीडियम बदल जाएगा तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपके पास में? चेंज हो जाएगी, ठीक है जी। अब देखिए अगर आप मीडियम को बदल देते हैं आपके पास में, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, और बड़ा चार्जेस होगा तो ऐसे नहीं कर सकते, सेंटर मास से मान ले, कुछ कुछ केसेस में आ जाता है, वो बात अलग है, पर कर नहीं सकते ना ऐसे हम। फिर अगर आप देखेंगे, अगर हम किसी मीडियम में अगर हम देखें तो मीडियम में जो फोर्स आता है आपके पास में, अगर आप फोर्स मीडियम में देखें दैट इज F0 डिवाइड बाय K, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना, फोर्स, दिस इज नेट फोर्स ऑन चार्ज इन मीडियम, ये आ गया F0 बाय K। K क्या होता है बच्चों यहाँ पे? दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और F0 क्या है आपके पास? फोर्स बिटवीन चार्जेस इन एयर, ठीक है। फिर हमने क्या बात की थी कि इंपॉर्टेंट बात थी, अगर मान लीजिए मैं बोलूँ यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे ऐसे Q2 है, तो ये इस पे कुछ इधर फोर्स लगा रहा है F, तो ये भी इस पे इधर कुछ F लगा रहा होगा, और अभी आपने इसे किस में रखा है? एयर में रखा है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप इसे किसी मीडियम में ले आए, यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे ऐसे Q2 है, आप इनको एक मीडियम में ले आए, ठीक है, दिस इज ए मीडियम यहाँ पे, और इस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कुछ K है आपके पास में, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K है आपके पास में। तो अब अगर मैं पूछूं, सेम डिस्टेंस था ना, सेपरेशन में जितना यहाँ पे पहले R था, यहाँ पे भी R था, अगर आप पूछें कि फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन Q2, ये क्या, ये कितना रहेगा आपके पास में? इनिशियली F था, तो ये कितना रहेगा इस मीडियम में? ये F ही रहेगा। एक चार्ज के द्वारा दूसरे चार्ज पर लगने वाला फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है, वापस सुन लीजिए। क्या? एक चार्ज के द्वारा दूसरे चार्ज पर लगने वाला फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता नहीं है, पर अगर आप बात करेंगे F नेट ऑन Q1, तो वो कितना बन जाएगा? F बाई K। नेट फोर्स होगा वो कम हो जाएगा आपके पास में, पर Q1 की वजह से Q2 पर लगने वाला फोर्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। Q1 की वजह से Q2 पर लगने वाला फोर्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अगर मैं पूछूं मीडियम में कितना फोर्स आया, तो नेट फोर्स क्यों, मतलब अजीब है ना यार, एक मतलब इस चार्ज की वजह से इस पर लगने वाला फोर्स सेम का सेम लग रहा है, दैट इज F, पर नेट फोर्स बदल गया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये तो F था आपके पास, इधर ऐसे कुछ F मीडियम भी लग रहा है, इधर ऐसे F था, इधर ऐसे F मीडियम भी लग रहा है, तो आप क्या बोल रहे हैं? F माइनस F मीडियम इज इक्वल टू F बाई K। अरे सही है ये वाली बात भाई, जो आपके पास में एक चार्ज के द्वारा दूसरे पर लगने वाला फोर्स है वो बदला नहीं, वो सेम का सेम है, और मीडियम का फोर्स आपके पास में कुछ Fm हो गया। तो हम ये देख रहे हैं नेट फोर्स इतना बने, नेट फोर्स किस किस की वजह से? तो ये एक चार्ज के द्वारा दूसरे पर लगने वाला फोर्स, और ये F फोर्स ड्यू टू मीडियम, दिस इज Fm इज फोर्स ड्यू टू मीडियम, फोर्स ड्यू टू मीडियम। क्या मीडियम की वजह से अगर पूछ ले कितना फोर्स लग रहा होगा, तो F ड्यू टू मीडियम कितना आएगा? ये आपके पास में दिस इज बिकम F माइनस F बाई K, तो ये आपके पास में मीडियम के द्वारा लगने वाला फोर्स आ गया।
तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कूलम्ब्स लॉ सबसे पहले पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। फिर अगर आप दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि एक चार्ज के द्वारा दूसरे चार्ज पर लगने वाला फोर्स बदलता नहीं है, पर नेट फोर्स बदल जाता है। क्यों? क्योंकि मीडियम भी कुछ फोर्स लगा देता है। तो नेट फोर्स तो के टाइप्स कम हो जाता है, एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पर लगने वाला फोर्स सेम का सेम रहता है। तो वो नेट फोर्स क्यों बदला? बिकॉज मीडियम कुछ फोर्स लगा देगा और उस एक्सप्रेशन से आप मीडियम के द्वारा लगने वाला फोर्स भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, छाप लीजिए। कूलम्ब्स लॉ के बाद अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन आप मुझे बताइए क्या आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन? क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है कि भाई किसी भी एक चार्ज की वजह से दूसरा चार्ज जितने रीजन में फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है वो सारा रीजन क्या कहलाता है आपके पास में? इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड मतलब एरिया, क्षेत्र हो गया ना आपके पास। तो एक चार्ज की वजह से दूसरा चार्ज जितने बड़े रीजन में या फिर एरिया वॉल्यूम में आपके पास फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है उस पूरे रीजन को आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, क्लियर? एक इसकी डेफिनेशन। अब हमने फिर देखा था भी इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पार्ट हमने किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पार्ट हमने किए थे। कौन कौन सा किया था बच्चों? एक किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और एक हमने यहाँ पे किया था दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको ये पॉइंट लिखवाया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ चार्ज की वजह से ही आए। अगर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है इसका कोज क्या होता है बच्चों? इसका कोज होता है चार्ज। अगर चार्ज होगा तब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। दिस इज, ये किसकी वजह से आता है? ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज रुका हुआ चार्ज है उसकी वजह से जो फील्ड आता है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। स्टैटिक वर्ड का मतलब रुका हुआ है ना, तो अगर आपके पास में किसी रुके हुए चार्ज की वजह से फील्ड आ रहा है तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलेंगे। अब ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ये आता है किसकी वजह से? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। आपने EMI के अंदर ये वाली बात पढ़ी होगी भाई साहब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। उसके अंदर आपने देखा था कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ठीक है, तो ये तो रुके हुए चार्ज की वजह से आता है और ये आता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये कैसा नेचर होता है? दिस इज कंजर्वेटिव। और ये कैसा होता है? दिस इज नॉन कंजर्वेटिव। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अभी तक जितनी भी चर्चा हमने की है उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो है कि कूलम्ब्स लॉ का जो फोर्स है वो एक चार्ज पे एक द्वारा दूसरे लगने वाला फोर्स बदलता नहीं है। 2020 के अंदर भी उसका सवाल पूछा गया था आपसे, तो वो वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशंस वगैरह कई बार यूज हो जाती है, पर यहाँ पे अभी तक हमने सिर्फ एक वही पॉइंट था जिससे सवाल आ सकता है। इनसे सवाल आने के चांसेस आपके पास में थोड़े कम रहते हैं। ठीक है, ये तो था आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। उसके बाद में हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था बच्चों? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, ये क्या होता है आपके पास? ये अगर आपको याद होगा तो इसको ई से डिनोट करते हैं, दैट इज F0 डिवाइड बाई Q0। ऐसा था कुछ। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। समझ में आ रही थी ये बात? अच्छा, इसकी यूनिट क्या क्या लिखते थे? दो यूनिट थी इसकी, एक तो थी न्यूटन पर कूलम और एक था वोल्ट पर मीटर। याद होता अगर आपको, ये दो यूनिट यहाँ पे यूज होती थी। अच्छा, कैसे निकालते थे? प्रोसेस क्या है किसी पॉइंट पे EFI निकालने का? प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग EFI एट एनी पॉइंट। EFI एट एनी पॉइंट कैसे निकालते थे? हम बोलते थे जिस भी पॉइंट पे आपको EFI निकालना है वहां पे आप क्या करो? पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज रखो। स्टेप 1 क्या था? जहां पे EFI निकालना है वहां पे क्या रखो? पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज रखो। पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज रखो। ठीक है, फिर आप स्टेप 2 इस पे क्या निकालो? फोर्स निकालो। फोर्स ऑन प्लस 1Q चार्ज। फिर स्टेप 3 क्या था आपके पास में? डिवाइड फोर्स, दैट इज F0 डिवाइड बाय 1 कूलम। ठीक है, यहाँ पे Q0 था, ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल था। टेस्ट चार्ज पार्टिकल कितना था? ये पॉजिटिव 1 कूलम। पॉइंट मास देते थे पॉजिटिव 1 कूलम का। क्लियर? और जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी डायरेक्शन कैसे देखते हैं भाई? तो जिस डायरेक्शन में आपके पास में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है वही डायरेक्शन आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे देखते थे भाई? जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव 1 कूलम पे फोर्स लग रहा है वही डायरेक्शन है आपके पास में EFI की। तो हमने यहाँ से ये भी चेक किया था कि जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अगर आपके पास में ऐसे एक प्रोटॉन था, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इस पे इस तरफ फोर्स होता है, दैट इज Q मल्टीप्लाई E। अगर यही इलेक्ट्रॉन रहता, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता तो इस पे इस तरफ फोर्स है, दैट इज E मल्टीप्लाई E।
पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, छापेंगे। इसकी डेफिनेशंस के बाद में फिर हमने EFI डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स के लिए या फिर डिफरेंट शेप्स के लिए हमने EFI निकालना सीखा था। तो फिर हमने देखा कैलकुलेशन ऑफ EFI हमने देखा था, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ EFI। अब जैसे मान लीजिए कभी ऐसा रहता था हमारे पास में कि ऐसे एक चार्ज Q चार्ज जैसे को L लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब यहाँ पे EFI पूछता था ओ पॉइंट पे, तो इसको सेंटर ऑफ मास पे नहीं मानना है। डोंट एज्यूम चार्ज एट सेंटर ऑफ मास, चार्ज एट सेंटर ऑफ मास, ये कोई जरूरी नहीं है। मैंने पहले बताया था कि आपको एलिमेंट ले लेके इसमें प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है, एक तो ये ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम बात करें, फिर हमने पढ़ा दैट इज EFI ड्यू टू चार्ज रिंग, ये इंपॉर्टेंट था आपके पास में, इससे सवाल आने के चांसेस है। ये जो आप चार्ज रिंग जो अभी हम देख रहे हैं उससे सवाल आने के चांसेस हैं आपके पास। तो अगर आप देखें तो ऐसा था आपके पास, अगर आपको याद हो, ऐसे यहाँ पे एक रिंग थी, इस पे Q चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अगर यहाँ पे ऐसे x दूरी पे जाएं r पे, तो आप EFI अगर देखते हैं इस डायरेक्शन में EX, तो कितना, दैट इज KQX डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसा एक्सप्रेशन आया था, सही। और अगर मैं पूछूं मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, EX विल बी मैक्सिमम, कब मैक्सिमम बताओ, कब मैक्सिमम था आपके पास में, r/√2 पे इसकी वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम आती है। आप चाहे तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करके देख लीजिए, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये आने के चांसेस हैं। EFI ड्यू टू चार्ज रिंग, ढंग से याद करके जाइएगा इसको, ठीक है। फिर अगर हम आगे बात करें, फिर हमने डिफरेंट शेप्स के लिए EFI निकाला था आपके पास में, एक फाइनाइट वायर की वजह से निकाला था। तो अगर आप एक फाइनाइट वायर की वजह से देखते हैं, ऐसे एक फाइनाइट वायर है आपके पास, और यहाँ पे ये वाला एंगल ऐसे कुछ θ1 मान लीजिए, ये वाला एंगल ऐसे कुछ θ2 मान लीजिए, और इस पे कुछ लैम्डा चार्ज डेंसिटी है और ये पॉजिटिव है। तो कितना आया था EFI बताइए, EX कितना आया था बच्चों, EY कितना आया था, याद है? ये डिस्टेंस कुछ d मान लेते हैं ना, ये डिस्टेंस कुछ d है, क्या आया था भाई, r बोल देते हैं इसको, r बोल देते हैं r। तो ये आया था k λ/r इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें, दैट इज k λ/r इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे लिमिट देखें, दैट इज -θ2 से लेके, दिस इज, ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक आपके पास, दिस इज -θ2 से लेके +θ1 तक। एक मिनट, थोड़ा पानी सा है, हाँ भाई, -θ2 से लेके +θ1 तक आपके पास आएगा। यहाँ पे भी आपके पास -θ2 से लेके +θ1। अब इसमें क्या क्या बात याद रखते थे, r क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, गलती नहीं करनी है, हमेशा r को परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना है। और ये जो आपके पास लिमिट्स के एंगल हैं, एंगल फॉर लिमिट्स, ये कहाँ से मेजर करते हैं, विल बी मेजर्ड फ्रॉम परपेंडिकुलर लाइन, विल बी मेजर्ड फ्रॉम परपेंडिकुलर लाइन। ये दो बातों अगर आप ध्यान रखेंगे तो फंसेंगे नहीं, ये इंपॉर्टेंट था आपके पास में, ठीक है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट था। अगर यहाँ पे जैसे इसमें ये इधर EX आ जाएगा, और अगर जैसे नीचे वाला बड़ा है, जैसे नीचे वाला लेंथ ज़्यादा है, ऊपर वाला लेंथ कम है, तो ऑब्वियसली ये EY ऊपर की तरफ आएगा। अगर ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा, तो EY नीचे की तरफ आएगा। तो आप देख के आपको समझ में आया, अच्छा ये वाला लेंथ ज़्यादा है तो इधर ऐसे रिपेयर करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो एक तो ये कंपोनेंट आ गया, ऊपर की तरफ ज़्यादा आएगा। तो EY की डायरेक्शन आप इससे चेक कर सकते हैं भी, परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर वाला ज़्यादा है कि नीचे वाला ज़्यादा है, ठीक है, ठीक। फिर अगर अपने बात करते हैं, तो फिर हमने देखा था कि सेमी इन्फिनिट वायर की वजह से कैसा आया था, इन्फिनिट वायर की वजह से कैसा आया था, याद है आपको? अगर हम बात करें EFI ड्यू टू इन्फिनिट वायर, यहाँ पे ऐसे इन्फिनिट वायर बना दूं अगर मैं, इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, और ये r डिस्टेंस है, तो कितना आया था EFI, इस तरफ आया था E 2k लैम्डा डिवाइड बाय r, ठीक है। y तो आएगा ही नहीं ना, बिकॉज नीचे जितना है उतना ही ऊपर है, तो y वाले को काट देगा। अगर सेमी इन्फिनिट होता आपके पास, यहाँ से शुरू होकर इन्फिनिटी पे जा रहा होता ना ये लैम्डा ऐसे, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरफ कितना है, दैट इज k लैम्डा बाय r आ रहा था, और इधर भी k लैम्डा बाय r, बिकॉज ऊपर वाला डोमिनेट करे, नीचे की तरफ लेके आ जाए, नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो ये सेमी इन्फिनिट है आपके पास, ये सेमी इन्फिनिट, और ये आपके पास में इन्फिनिट था, क्लियर।
तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पास में, ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। ई एक्स और ई वाई का एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, आर समझ में आना चाहिए, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और लिमिट कहाँ से लेनी है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही लिमिट मेजर करनी है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव लीजिएगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव लीजिएगा। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ढंग से एक बार नोट्स में इसको देख के ही जाइएगा। कब नेगेटिव कब पॉजिटिव, परपेंडिकुलर लाइन के नीचे है तो नेगेटिव, परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर है तो पॉजिटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं EFI ड्यू टू आर्क की। EFI ड्यू टू सर्कुलर आर्क। तो क्या था हमारे, जैसे ऐसे आर्क है आपके पास में ना, कोई भी शेप ऐसे कुछ आर्क है आपके पास, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, ठीक है, और इस पे कुछ डेंसिटी लैम्डा है। आप मुझे बता सकते हैं इसके बारे में क्या क्या जानते हैं, रिजल्ट किस तरफ EFI आएगा, डायरेक्शन ऑफ EFI बताइए पहले, डायरेक्शन ऑफ EFI, और इसकी फिर वैल्यू भी बताइए आप मुझे। तो डायरेक्शन ऑफ EFI किस तरफ आता है, अलोंग एंगल बाइसेक्टर, अलोंग एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग में आपके पास में EFI आता है। तो एंगल बाइसेक्टर कहाँ पे होगा इसका, बिल्कुल मिड से ऐसे लाइन ज्वाइन करेंगे ऐसे, जिस ये एंगल बाइसेक्टर के अलोंग। तो डायरेक्शन तो क्लियर होगा, डायरेक्शन तो कोई लोचा है ही नहीं। और अब इसी डायरेक्शन में EFI आना है तो E की वैल्यू कितनी आती है आपके, के लैम्डा बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा डी थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ये इधर हो जाएगा θ/2 और इधर भी हो जाएगा θ/2 ना। तो लिमिट इसी एंगल बाइसेक्टर से मेजर करनी है, तो इस तरफ -θ/2 आएगा, इस तरफ +θ/2 आएगा। क्लियर। सबसे पहले तो एक बात ये इंपॉर्टेंट थी, डायरेक्शन किसके अलोंग है, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग। और लिमिट आपको कहाँ से मेजर करनी है, लिमिट कहाँ से लेनी है बच्चों, लिमिट फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर। तो अगर आप एक तरफ जाना पड़ेगा, दोनों तरफ जाना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली एंगल बाइसेक्टर, तो इधर भी जाना पड़ेगा इधर भी जाना पड़ेगा। तो जब आप एक तरफ जाए तो माइनस और एक तरफ जाएंगे तो प्लस, ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास में बनेगा। क्लियर, ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आ जाता है। कई बार आपके पास में एक लाइन चार्ज और आर्क को मिक्स करके सवाल भी हमने क्लास में किए थे, वैसे सवाल में आने की प्रोबेबिलिटी रहती है आपके पास। अगर मान लीजिए मैं बोलूँ पूरा सेमी सर्कुलर आर्क है, ऐसे पूरा सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक है, और इसकी वजह से सेंटर पे अगर हम EFI देखें तो कितना आएगा, इसकी वजह सेंटर पे एक पूरा सेमी सर्कुलर आर्क है, तो इसकी वजह से कितना आता है आपके पास, अगेन एंगल बाइसेक्टर के लोग, तो अगर आप कैलकुलेट करें तो वैल्यू होगी 2k लैम्डा डिवाइड बाय r। ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा। ऐसा ही सेमी इनफाइनाइट वायर का, सॉरी ऐसा ही इनफाइनाइट वायर का आता है आपके पास। क्लियर, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा आर्क रहता है आपके पास में, क्वार्टर आर्क रहता है, क्वार्टर, तो किस तरफ आएगा, एंगल बाइसेक्टर कहाँ पे है, यहाँ पे। वैल्यू याद है, आप निकाल के देखिएगा, इधर आएगा k लैम्डा बाय r, नीचे भी आएगा k लैम्डा बाय r, या फिर नेट बोल देंगे दैट इज √2 k लैम्डा बाय, तो ये आर्क की वजह से था आपके पास। तो आर्क का रिजल्ट बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली आपके पास में लाइन चार्ज वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछे जा सकते हैं। कई बार दोनों का मिक्स भी आ सकता है आपके पास, ठीक है, इसको आप ढंग से देखिएगा। अच्छा, फिर आपके पास में आता है कि मान लीजिए कभी कोई ऐसी डिस्क हो आपके पास में, ऐसे एक डिस्क है, हम रिंग का देख चुके थे ना, अब की बार क्या बच्चों डिस्क है आपके पास में, ठीक है, ये ऐसे एक डिस्क है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये कई बार पूछ लिया इसने, जेईई में कई बार आ गया ऐसा। डिस्क का मतलब कहीं सवाल के बीच में यूज होगा, एग्जैक्टली तो ये नहीं पूछेगा, सवाल के बीच में यूज होने के चांसेस रहते हैं इसके। ये वाला एंगल ऐसे कुछ थीटा है। इससे पहले जो किया था बच्चों वो रिंग था, ये क्या है, डिस्क है। तो इसका जो EFI आता है इसके अलोंग, वो EFI आता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा, और थीटा क्या है आपके पास, ये वाला एंगल है। इसमें डिस्क है तो इसमें सिग्मा रहेगा ना, चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, इस वजह से यहाँ पे सिग्मा रहता है। क्लियर, ये रिजल्ट याद रखिएगा, ये कई बार पूछ सकता है। अच्छा, फिर अगर हम बात करें, एक हेमिस्फेरिकल शेल है आपके पास, हेमिस्फेरिकल शेल है, क्या है बच्चों, ये हेमिस्फेरिकल शेल है आपके पास में, ठीक है, और इस पर सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, ऐसे सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अगर आप ये सेंटर पे EFI देखेंगे तो कितना EFI आया था, दैट इज σ/4 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट याद रखिएगा, ड्राइव करने में दिक्कत हो जाएगा ना, बार बार ड्राइव तो नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप शेल के सेंटर पे देखते हैं, दैट इज σ/4 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। डिस्क पे आ गया σ/2 एप्सिलॉन ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। रिंग पे आया था KQX डिवाइड बाय x² प्लस r² रेज़्ड टू पावर 3/2। छाप लीजिए। नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको देखने को मिल सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेफिनेशन पहले बताइए, क्या डेफिनेशन थी इसकी, डेफिनेशन क्या थी इसकी, डेफिनेशन याद है क्या? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजरी लाइंस टेंजेंट टू विच वी विल गेट डायरेक्शन ऑफ EFI। क्या
इरेक्टिव फील्ड लाइंस आर इमेजनरी लाइंस टेंजेंट टू विच वी विल गेट डायरेक्शन ऑफ EFI। ये इमेजनरी लाइंस है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस हमने समझने के लिए इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम बना लेते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास में ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर आप मुझसे पूछें इस वाले पॉइंट पे EFI क्या किस तरफ होगा, तो इस तरफ EFI होगा, इस वाले पॉइंट पे किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इस वाले पॉइंट पे किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, टेंजेंट ड्रॉ करके देखना। एक दूसरी बात की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो नेट EFI देता है ना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या देता है, हमेशा नेट EFI देता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, और नेगेटिव चार्ज पे अगर आप देखेंगे तो क्या होगी, टर्मिनेट होती है। पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे अगर फील्ड लाइंस बन रही होगी तो ऐसा होगा। तो जेई में अगर आप सवाल देखे होंगे आपने प्रीवियस ईयर में, तो 2 सवाल के आसपास पूछे गए हैं इससे। तो उसमें ये दिखाया गया कि भाई Q1 ऐसा है, Q2 ऐसा है। तो आपको देखना है अगर किसी से फील्ड लाइंस निकल रही है तो पॉजिटिव चार्ज है, किसी पे आगे खत्म हो रही है दैट इज ए नेगेटिव चार्ज। तो अगर जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस is directly proportional to magnitude of charge। एक बार डिट्टो जेई ने सवाल पूछा इसके ऊपर, उसमें ये दिखाया कि भाई साहब 2 चार्जेस से Q1 Q2 एक से निकल के दूसरे में टर्मिनेट हो रही है। अब इससे कुछ ज़्यादा लाइंस निकाली, इस पे कुछ कम टर्मिनेट की, तो जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस इससे निकलेगी उतने ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड होगा। जैसे इससे मान लीजिए Q से कुछ 10 फील्ड लाइंस निकली है, तो Q से अगर 10 निकली है तो 2Q से 20 निकलेगी, समझ में आ रहा है। तो अगर किसी चार्ज से ज़्यादा फील्ड लाइंस निकल रही है, किसी से कम निकल रही है, जिससे ज़्यादा निकल रही है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, जिससे कम निकल रही है उसका कम है। तो और आप ये भी देख पाएंगे भी कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, वो कैसे देखेंगे। अगर पॉजिटिव अगर किसी निकल रही है फील्ड लाइंस दैट इज पॉजिटिव, और किसी पे टर्मिनेट हो रही है दैट इज नेगेटिव। बात समझ में आ गई, ठीक है। और देखिए आपके पास दैट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया क्या बताता है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ EFI, मैग्नीट्यूड ऑफ EFI। डायरेक्शन तो EFI की समझ में आया, मैग्नीट्यूड बता सकते हैं क्या, डायरेक्टली आप नहीं बता सकते, आप भीड़ देख सकते हैं। अगर जैसे ऐसी कई फील्ड लाइंस है आपके पास में, ऐसे करके फील्ड लाइंस है, ऐसे करके फील्ड लाइंस है, तो अगर आप बात करेंगे इस वाले पॉइंट का नाम कुछ A है और इस वाले पॉइंट का नाम कुछ B है, तो कहाँ पे EFI ज़्यादा होगा, तो E at B ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू E at A, बिकॉज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। क्लियर, समझ में आ गई ये बात, ठीक है। एक और बात कई बार पूछ लेता है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो उस पर किस तरफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में। सही बात है क्या, हाँ सही बात है, बिकॉज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में फोर्स रहेगा। और अगर आप बात करेंगे नेगेटिव चार्ज पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रख दिया, तो उस पर किस तरफ फोर्स रहेगा, पीछे तरफ फोर्स रहेगा। क्यों, हम कंसेप्ट पे जाते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, और पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स सकता है, और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स सकता है। ठीक है, एक और बात देख लीजिए, आपको कई बार ऐसे पूछ लेता है कि ऐसी फील्ड लाइन है क्या आप हमेशा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज को आपने रेस्ट से छोड़ा, ऐसे फील्ड लाइन्स है आपके पास में, ऐसी फील्ड लाइन्स है, ऐसे फील्ड लाइन्स है, और आपसे बोला कि एक पॉजिटिव चार्ज को रेस्ट से छोड़ा तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में मूव करेगा। सवाल क्या है, एक चार्ज को अगर हम रेस्ट से छोड़ें तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करे, कोई जरूरी नहीं है। अगर स्टेट फील्ड लाइन्स है आपके पास में, स्टेट है तब आप छोड़िए, इसकी डायरेक्शन मूव करता रहे, कोई दिक्कत नहीं। पर ऐसी कुछ होगी तो देखिए इनिशियली फोर्स कुछ ऐसा जाएगा, तो इधर इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी आएगी, जैसे ही यहाँ पे वेलोसिटी आएगी तो फोर्स फिर दूसरी पोजीशन पे लगना शुरू हो जाएगा, बिकॉज ये फील्ड लाइन से पास है ना ऐसे आपके पास में। इससे कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ चार्ज को रखा था तो वो इस तरह वेलोसिटी लिया, जैसे वेलोसिटी यहाँ पे लिया, अब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे फोर्स आ गया, तो आपके पास में एंगल बदलता जा रहा है, तो एंगल बदलता जा रहा है, ऐसे कुछ कर्व लेगा आपके पास में ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ही मूव करे। अगर फील्ड लाइन्स ऐसे आपके पास में एक ही डायरेक्शन में रहेगी तब ये हो जाएगा, पर ऐसे कुछ कर्व वर्व की शेप में रहेगा तब ऐसा नहीं होगा। क्लियर, ठीक है। और एक बात हो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप, नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाए। क्लोज लूप का मतलब क्या होता है, जहां से चली घूम के वहीं पे वापस आती, ये क्लोज लूप है। ऐसा नहीं होता ना, ये पॉजिटिव से निकलते नेगेटिव पे खत्म हो, कभी ऐसा नहीं पॉजिटिव से चली वापस पॉजिटिव पे आ गई, ऐसा कभी होता नहीं है। और कंजर्वेटिव जो भी फील्ड लाइंस होगी उनकी यही प्रॉपर्टी होगी, अगर कोई फील्ड लाइन आपके पास में कंजर्वेटिव है तो कभी भी क्लोज लूप बनाएगी नहीं। कोई भी फील्ड लाइन अगर कंजर्वेटिव है
तो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी वो। समझ में आ गई? ये बात थी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ये टर्म से थ्योरेटिकल सवाल पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। फील्ड लाइंस वाला कंसेप्ट आप ढंग से देख के जाइएगा, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। छापिए। अभी हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्या क्या जानते हैं बच्चों, रिकॉल कीजिए आप उससे ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने आगे चैप्टर से मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़े, तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहले रिकॉल करिए। आप कितनी बार जानते हैं खुद कॉपी में लिख के देखिए। हाँ भाई, तो हमने बोलते हैं फ्लक्स का जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो ऐसा कुछ बनता है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो अगर ये डॉट से मिलके, मतलब डॉट प्रोडक्ट से मिलके बना, मतलब स्केलर क्वांटिटी है आपके पास में। ये जो ई है वो किसको क्या बता है, दिस इज EFI, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ए क्या है आपके पास में, दिस इज एरिया। और यहाँ पे इसको अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ई ए कोस थीटा, और जो थीटा हो जाएगा दैट इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। अब एरिया वेक्टर बहुत ढंग से देखना आना चाहिए। मान लीजिए आपके पास में ऐसे कोई एक सर्कल रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, या तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। क्लियर? तो एरिया जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर जो होता है दैट इज एरिया वेक्टर। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए ऐसा है आपके पास में, तो ऐसे भी एरिया वेक्टर हो सकता है, ऐसे भी, दोनों में से आप कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो ये आपके पास है फ्लक्स के बारे में बेसिक बात होगी। अब ये वाला एक्सप्रेशन, वैसे ये वाला एक्सप्रेशन कब यूज करेंगे, ये वाला तब यूज करेंगे व्हेन E इज यूनिफॉर्म, व्हेन E इज यूनिफॉर्म ओवर एरिया, क्योंकि अगर पूरे एरिया पे E की वैल्यू सेम है तब तो डायरेक्टली कर पाएंगे ना। आप सोच के देखिए, एक एरिया है यहाँ पे और इसके हर एक पॉइंट पे E की वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पे ये अलग है, यहाँ पे ये अलग है, यहाँ पे ये अलग है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फिर फ्लक्स क्या बन जाएगा, फिर फ्लक्स बन जाएगा E डॉट डी। ये वाला मतलब ये तब यूज करना है व्हेन E इज यूनिफॉर्म ओवर एरिया। ये कब यूज करना है, व्हेन E इज नॉन यूनिफॉर्म, व्हेन E इज नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आ गई ये बात? ठीक है। अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें कि फ्लक्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो बताइए क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है किसी गिवन एरिया से, उसके प्रोपोर्शन होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज क्या बोलेंगे अपने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, passing through an area। भी किसी भी एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है, उसका जो काउंट है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है। अब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हम गिन नहीं सकते, पर हमें ये पता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EFI। इस वजह से हम E डॉट A कर देते हैं, बिकॉज अगर E ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी ज्यादा होगी। तो कुल मिला के फ्लक्स ये दिखाता है कितनी फील्ड लाइंस किसी गिवन एरिया से पास हो रही है आपके पास। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आप कुछ आपने बेसिक सवाल किए थे, उसके अंदर आपने ये कि आपको एंगल और E के बीच में कुछ मतलब से EFI और एंगल जो एरिया वेक्टर था उसके बीच में कुछ एंगल रहा करता था, वो बेसिक सवाल आपने किए थे। फिर इसके बाद में एक अच्छी बात जो हमने यहाँ पे सीखी थी वो ये थी कि मान लीजिए अगर कोई भी एक 3D क्लोज्ड बॉडी है, अगर हम बात करें 3D क्लोज्ड बॉडी को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, किसके अंदर रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कोई भी 3D क्लोज्ड बॉडी है उसे अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उससे फ्लक्स कितना पास होगा, 0 पास होगा, नेट फ्लक्स। बिकॉज जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसे आर्बिट्री शेप की बॉडी है, ये क्लोज्ड बॉडी है, 3D क्लोज्ड बॉडी, इसी को अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हो जितनी फील्ड एंटर होगी सबकी सब निकल जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर आपने एक बॉडी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो जो लाइंस इस बॉडी में एंटर होती है वो बाहर भी तो निकलेगी, तो उससे फ्लक्स कितना आएगा आपके पास, फाइनाइट 0 आता है। अब इससे हेल्प क्या मिलता है, कई बार ऐसा रहता है सवाल आपके पास की ऐसे ऐसे करके ऐसे एक आर्क है और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर। अब आपसे पूछ लिया बताओ इस कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो हमें पता है कि इस प्लेन सरफेस से फ्लक्स प्लस इस कर्व सरफेस से फ्लक्स नेट 0 आना चाहिए, तो हम प्लेन सरफेस से निकाल लेंगे, उसका जस्ट जो माइनस होगा वो आपके पास में कर्व सरफेस से आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कई बार जैसे मान लीजिए आपको ऐसे देख के लगे जैसे कुछ अजीबोगरीब शेप पूछ लिया आपसे ऐसे पूछ लिया कि यहाँ पे कौन था, इस कौन के
इस कर्व सरफेस से, जैसे कौन है ना, ऐसे कैप बन गया आपके पास में, तो कैप का ये जो हाफ पार्ट होगा, जैसे कैप ऐसे ऐसे करके बनता है, तो हाफ पार्ट इसके हाफ कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो कर्व सरफेस निकालने बहुत दिक्कत है, तो हम क्या करते हैं, इसका जो ये क्रॉस सेक्शन है, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन ऐसा ही बनेगा। अगर आप इस कैप को काटेंगे तो क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर बनेगा आपके पास में। अब इससे फ्लक्स निकाल लीजिए तो वो उससे हो जाएगा आसान। तो ये वाली चीज बहुत बार हेल्प कर देती है सवाल को इजी बनाने में, कि कोई 3D क्लोज्ड बॉडी से पास होने वाला फ्लक्स अगर आप देखेंगे तो हमेशा जीरो आता है। तो जितना फ्लक्स आएगा उतना ही फ्लक्स जाएगा, तो किसी एक फेज से कुछ आया होगा तो उतना ही दूसरे वाले फेज से चला जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। फिर हमने एक और बात पढ़ी थी क्या, कि अगर आपके पास में कोई भी 3D क्लोज्ड बॉडी होगी और उसमें अगर जैसे मान लीजिए ऐसे एक बॉडी है आपके पास में, यहाँ पे ऐसे एक बॉडी है, ठीक है, ऐसे फील्ड लाइंस आपके पास में आ रही है, ठीक है, इसका नाम ABCDEFGH, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ABCD फेज से फ्लक्स पूछे, ABCD फ्लक्स से और EFGH से पूछे, तो ABCD से फ्लक्स एंटर हो रहा है और इससे फ्लक्स बाहर निकल रहा है, इससे तो एंटर हो रहा है और इससे एग्जिट हो रही है फील्ड लाइंस। अगर आप फील्ड लाइंस देखेंगे ABCD फेज से इस बॉडी के अंदर एंटर हो रही है और EFGH से बाहर निकल रही है। जब किसी फेज से एंटर होती है फील्ड लाइंस तो हम उस फ्लक्स को नेगेटिव बोलते हैं। अगर किसी फेज से सिर्फ बॉडी के लिए, अगर एक प्लेन सरफेस की बात हो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर वही प्लेन सरफेस एक बॉडी के अंदर है आपके पास, जैसे मान लीजिए सवाल ऐसा रहता कि यहाँ पे एक एरिया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव मतलब नहीं, आप कुछ भी बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर वही प्लेन सरफेस आपके पास में किसी बॉडी से एसोसिएटेड है, तो अगर उस प्लेन सरफेस से फील्ड लाइंस अंदर एंटर हो रही है तो आप उसे कोरेस्पोंडिंग फ्लक्स को क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। और अगर किसी फेज से बाहर निकल रही है फील्ड लाइन तो उसको आप पॉजिटिव बोलेंगे। तो अगर फील्ड लाइन बॉडी में एंटर हो रही है, फील्ड लाइन एंटर हो रही है आपके पास, तो वो फ्लक्स कैसा होगा आपके पास, दैट इज नेगेटिव। और अगर फील्ड लाइन एग्जिट हो रही है आपके पास तो वो फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव। किसके लिए, किसी फेस के लिए। अगर आप किसी फेस के लिए बात करेंगे, जैसे अगर इस वाले फेस के लिए बात करें, इस वाले फेस के लिए बात करें, तो पॉजिटिव नेगेटिव ABCD से नेगेटिव लेंगे, EFGH से पॉजिटिव लेंगे। और पूरी बॉडी से बात करें तो वो जीरो होगा, बिकॉज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो वो आपके पास में समझ में आएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फ्लक्स जीरो होता है। सिमिलरली अगर आप इस वाले केस में देखेंगे तो इस वाले फेस से देखिए, इस वाले फेस से एंटर हो रहा है, इस वाले एंटर से एंटर होगा, इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और इससे बाहर निकल रहा है इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, दोनों नेट सम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में? फ्लक्स की बेसिक बात थी। फ्लक्स से सवाल आने के चांसेस रहते हैं। एक बार जो भी सवाल आपको नोट्स में करवाए गए हैं वो आप अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए अपने बात करते हैं गॉस लॉ की। किसकी बात कर रहे हैं हम, गॉस लॉ। गॉस लॉ अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और आप अगर कई मतलब प्रीवियस ईयर में अगर आप देखेंगे तो आपको सवाल दिखाई दिए थे सॉलिड स्फीयर की वजह से, एक सॉलिड स्फीयर है उसके अंदर EFI कैसे निकाला था, उस वाले एक्सप्रेशन का, उस डेरिवेशन का यूज हुआ था, बिकॉज कई बार रो आपको वेरिएबल गिवन था। अगर आप गॉस लॉ देखते हैं तो गॉस लॉ का एक्सप्रेशन क्या रहता है, गॉस लॉ का एक्सप्रेशन रहता है E.ds इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये रहता है आपके पास। गॉसियन सरफेस कैसे होते हैं, गॉसियन सरफेस कैसे होते हैं अभी, गॉसियन सरफेस बताइए। ये 3D क्लोज्ड बॉडी है आपके पास में, 3D क्लोज्ड बॉडी। तो क्या क्या हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यूब हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, सिलेंडर, हाँ क्लोज सिलेंडर भी हो सकता है। ये सब एग्जांपल हैं आपके पास में गॉसियन सरफेस के। अब ये क्या बोलता है कि किसी भी गॉसियन सरफेस से पास होने वाला ये E.ds, मतलब ये बता रहा है जैसे क्लोज सरफेस इंटीग्रल। अगर आप इसका नाम देखेंगे तो ये क्या है, जैसे क्लोज सरफेस इंटीग्रल, ये EFI है और ये ds है। तो ये बोलता है कि अगर आप गॉसियन सरफेस के, जैसे गॉसियन सरफेस है आपके पास में ना, इसके हर एक पॉइंट पे जाके इसका एरिया वेक्टर तो आपको पता लग गया, ऐसे होगा एरिया वेक्टर, क्योंकि अगर स्फीयर है तो एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड होगा। इसके हर एक पॉइंट पे जाके अगर आप E.ds की वैल्यू निकालेंगे तो वो किसके बराबर आती है, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड क्या है, दैट इज चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, दैट इज चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। ये E क्या है, E है नेट EFI, दिस इज नेट EFI ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट, ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट। एक बार जेई ने यही सवाल पूछा हुआ है कि भाई साहब यहाँ पे जो E है वो किसकी वजह से है, तो वो E सब की वजह से है ना, ये E सब की वजह से, चाहे वो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर हो चाहे बाहर हो। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे ऐसे गॉसियन सरफेस मान लिया ना, यहाँ पे एक चार्ज है Q1 Q2 और यहाँ पे Q3। तो अगर आपसे मैं पूछूं यार E.ds की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे जाएंगे, E.ds देखेंगे, तो इस वाले पॉइंट पे जो E होगा वो इसकी सब की वजह से है, दैट इज नेट EFI। E is net EFI due to all। पर जब आप लिखेंगे दैट इज E.ds की वैल्यू फॉर
दिस गॉसियन सरफेस तो किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। पर यहाँ पे जो Q इनसाइड है वो सिर्फ वही चार्ज लेना है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये वाला बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो E है वो सबकी वजह से और Q इनमें सिर्फ वही चार्ज लेना है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। अब गॉस लॉ बहुत सही चीज है, ये आपको फ्लक्स दे देता है। गॉस लॉ डायरेक्टली क्या देता है, फ्लक्स देता है। कभी आपको फ्लक्स निकालना हो तो आप गॉस लॉ की हेल्प उससे ले सकते हैं। तो आपको ये भी समझ में आएगा किसी भी क्लोज्ड बॉडी से तब तक फ्लक्स नहीं आएगा जब तक उसके अंदर चार्ज नहीं होगा। अगर आपके पास में चार्ज होगा तभी उससे फ्लक्स आएगा। अब मान जैसे यहाँ पे एक Q चार्ज है आपके पास में, यहाँ पे आपने इसे गॉसियन सरफेस मान लिया, तो इस गॉसियन सरफेस से फील्ड लाइंस क्या हो रही है, निकल रही है। देखिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, हमने ऐसे बना दी फील्ड लाइंस। तो अब आप देखिए इस गॉसियन सरफेस से जब फील्ड लाइन बाहर निकल रही है तो फ्लक्स कैसा आ रहा है, फ्लक्स आ रहा है पॉजिटिव। इसीलिए इससे पहले मैंने बताया था अगर कोई बॉडी है, कोई क्लोज्ड बॉडी है, उसके सरफेस से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है तो आप उसको पॉजिटिव कंसीडर कीजिए, बिकॉज मुझे पता था कि अगर फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होगी तो पॉजिटिव चार्ज कोरस्पॉन्डिंग होगी। इसलिए मैंने वहां पे बोला था कि अगर किसी कोई एक सरफेस है आपके पास में और वो किसी बॉडी से एसोसिएटेड है और फील्ड लाइन उससे बाहर निकल रही है, तो अगर फील्ड लाइन उससे बाहर निकल रही होगी तो आप उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। सिमिलरली बच्चों अगर ऐसा होता है, यहाँ पे कुछ माइनस Q होता और ऐसे यहाँ पे होता, तो ये फील्ड लाइंस ऐसे अंदर आ रही होती, तो इससे अंदर आ रही है तो इसका फ्लक्स जो होगा वो कैसा होगा आपके पास, नेगेटिव होगा। तो फ्लक्स आएगा -Q बाई एप्सिलॉन। समझ में आ गया? तो गॉस लॉ आपकी बहुत हेल्प करता है। अगर आपको फ्लक्स कभी देखना हो तो डायरेक्टली आप फ्लक्स देख के इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपके पास कई बार ऐसा सवाल रह सकता है कि यहाँ पे क्यूब वाले सवाल हमने किए थे, यहाँ पे ऐसे क्यूब बनाया था और इस क्यूब के सेंटर पे सबसे पहले हमने चार्ज रखा था, अगर आपको याद हो, बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा था। तो आपसे पूछो भाई टोटल फ्लक्स कितना पास होगा इस क्यूब से, तो वो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर पूछेंगे 5 टोटल तो वो कितना है बच्चों, दैट इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप पूछो 5 थ्रू ईच फेस, एक फेस से कितना होगा, तो Q बाई एप्सिलॉन टोटल है और हर एक फेस से बराबर जाएगा, दैट इज Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया? तो ये सवाल किया था। फिर इसके बाद में इसी चार्ज को हमने और इधर मूव करवाया था। फिर मैंने बोला अगर ये चार्ज कुछ ऐसा बन जाए आपके पास में, ऐसा ऐसा कुछ बन जाए चार्ज को सरफेस के ऊपर रख दिया, टॉप सरफेस के मिड पे रखा और ऊपर रखा, क्लियर? तो अगर ऊपर रखा तो मैं पूछूं फ्लक्स नेट कितना आएगा, टोटल फ्लक्स कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर इसको पूरा कवर करने के लिए एक और क्यूब रखना पड़ेगा, दोनों क्यूब से मिला के Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक से कितना है Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? फिर आप पूछो टॉप सरफेस से कितना फ्लक्स आएगा, तो वो 0 आएगा। 5 थ्रू टॉप सरफेस, तो वो कितना है 0 है, क्योंकि फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे जाएगी आपके पास में, या तो ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी, इस फेस को कोई क्रॉस करेगा नहीं। क्लियर? ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट थी कि जिस वाले फेस पे चार्ज रखा होगा उससे कोई फ्लक्स जाता नहीं है। ठीक है ये वाली बात? ठीक है। अब इसमें और क्या किया था हमने, इसी चार्ज की पोजीशन को और बदला था, यहाँ पे थोड़ा बदल के देख लेते हैं। अब फिर हमने क्या किया था बच्चों, यहाँ पे ऐसे क्यूब बना के हमने अब की बार एक कॉर्नर पे रखा था चार्ज को, यहाँ पे ऐसे कॉर्नर पे रख देते हैं, इस वाले कॉर्नर पे रख देते हैं ना, यहाँ पे हमने चार्ज को रख दिया। अच्छा अगर हमने यहाँ पे चार्ज को रख दिया, अब आपसे मैं पूछूं कि फ्लक्स टोटल कितना जाएगा इस क्यूब से, तो आप क्या बोलेंगे कितने क्यूब लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे 4 नीचे और 4 ऊपर, टोटल 8 लगाने पड़ेंगे। तो 8 क्यूब से जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक से कितना जाएगा Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। फिर अगर आप देखें तो कौन कौन से फेस से 0 जाएगा, इस वाले फेस से 0 जाएगा क्योंकि वापस फील्ड है इसको पास नहीं करेगी, तो जिस जिस फेस पे चार्ज रखा हुआ, एक इस वाले फेस से फील्ड है, एक इस वाले से और एक पीछे वाले से, तो 3 फेस से अगर आप बात करें 3 फेस से फ्लक्स कितना आएगा 0 आएगा। और रिमेनिंग 3 फेस है कौन कौन सा, एक नीचे वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। बट चार्ज जिस वाले फेस पे नहीं है, चार्ज कौन कौन से फेस पे मान सकते हैं, इस वाले में मान सकते हैं, बिकॉज इस ये वाली जो एज है आपके पास, ये जो कॉर्नर है वो कौन कौन से फेस से जुड़ा हुआ है, एक इससे और इससे। जिस वाले से कॉर्नर जुड़ा हुआ है उन सबसे फ्लक्स 0 होगा, बाकी 3 से बराबर जाएगा, दैट इज Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि वो बाकी 3 सिमेट्रिक है इस वाले चार्ज के लिए। तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे सवाल आने के चांसेस रहते हैं। तो गॉस लॉ इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल पहले एक बार तो ये चीज में आ चुका है कि भाई ई क्या है और क्यू इनसाइड कौन से वाले चार्जेस की वजह से है, और ये क्यू वाले सवाल आपके पास में इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप इसको देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस फ्लक्स में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। मान लीजिए कई बार आपके पास ऐसे डिस्क रहता है, यहाँ पे ऐसे क्यू चार्ज है ना, अब आपसे पूछा गया फ्लक्स थ्रू डिस्क कितना पास होगा, क्यू चार्ज को यहाँ पे रखा गया, इसकी डिस्क कुछ भी है, ये वाला एंगल से गिवन है थीटा, तो आपसे पूछा गया कि यार इससे कितना फ्लक्स पास होगा इस डिस्क से। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये
पूछी जा सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट ढंग से समझिएगा ना, याद रखिएगा इस एक्सप्रेशन को। तो कितना आया था आपको रिजल्ट याद है, दैट इज, इसको स्मॉल क्यू लिख देते हैं, अच्छा लगेगा लिखने में, स्मॉल क्यू लिख दिया। तो कितना फ्लक्स पास होता है इससे, दैट इज q/2 एप्सिलॉन नॉट, q/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा, इतना फ्लक्स आपके पास पास होगा इस डिश से, दैट इज q/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। याद रखेंगे इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है। इसे कोरस्पॉन्डिंग एक ऐसा सवाल भी हम कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे सिलेंडर है, ऐसे सिलेंडर है आपके पास, और Q चार्ज को यहाँ पे रखा गया, और ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो एंगल है ये भी 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। आपसे पूछा गया कि इस कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो अगर आपसे पूछा फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर कितना जा रहा है, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ये आप बताइए निकाल के। तो आप क्या बोलेंगे कि हम बोलेंगे सर फाई नेट फ्लक्स कितना है आपके पास, फाई नेट किससे, सिलेंडर से, वो कितना है q/ε0। तो ये फाई नेट किस किस की वजह से, कर्व्ड सरफेस प्लस फाई थ्रू प्लेन सरफेस प्लस फाई थ्रू प्लेन सरफेस। भाई समझ में, तीन तो सरफेस है, एक ये वाला फ्लैट हो गया, एक ये वाला फ्लैट हो गया, कर्व्ड हो गया, तीनों से मिला के कितना है q/ε0। और हम इस प्लेन की वजह से हम निकालना जानते हैं, तो इस प्लेन की वजह से अगर आप देखेंगे तो यही एक्सप्रेशन लग जाएगा यहाँ पे, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस क्या लिखेंगे, ट्वाइस, इसको लिखते हैं, इसकी वजह से q/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस कोस 30, ये वाला एंगल था दैट इज कोस 30, कोस 30 कितना हो गया आपके पास √3/2। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे कट गया, या q/ε नॉट, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास में आ रही है दिस विल बिकम q/ε नॉट माइनस q/ε नॉट प्लस q/ε नॉट √3/2। तो इसको मार देगा, तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस जो आया, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस वो कितना आ गया q√, ये एक्सप्रेशन आ गया। तो ये वाला रिजल्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप याद रखेंगे ना, इसका सवाल आ जाता है कई बार, ठीक है। अच्छा, फिर कई बार यूं हो सकता है आपके पास में इस तरह के सवाल भी आपको फ्लक्स में देखने को मिलते हैं कि आपको बोल देगा भाई यहाँ पे ऐसे कुछ दे देगा कि इससे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ E1 है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ E2 है। तो फिर आपसे पूछेगा बताओ Q इनसाइड कितना है, Q इनसाइड। तो आप कैसे करेंगे, पहले आप फ्लक्स निकाल लेंगे, फ्लक्स को क्या लिखेंगे Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इस फ्लक्स से Q इनसाइड आ जाएगा ना। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको हर एक सरफेस पे EFI की डायरेक्शन वैल्यू वगैरह सब पकड़ा देगा और उससे फिर फ्लक्स पूछ लेगा, समझ में आ रहा है। तो अगर मान लीजिए आप ऐसे इमेजिन कीजिएगा ना कि फील्ड लाइन उससे पास हो रही है कि नहीं, अगर फील्ड लाइन से पास हो रही होगी तभी फ्लक्स आएगा, अगर फील्ड लाइन पास नहीं हो रही होगी तो फ्लक्स आएगा नहीं। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब बच्चों अपने बात करते हैं EFI ड्यू टू शेल। शेल की वजह से EFI कितना आता है आपके पास, और एक सॉलिड स्फीयर की वजह से EFI कितना आता है। और इसका 2 से 3 बार जो एडवांस में सवाल पूछ चुका है। क्या देखिए, नोट्स आप जितने ढंग से थोड़ी पढ़ के जाएंगे उतना ही आसान रहेगा। आप प्रीवियस ईयर में उठा के देखें तो आपको दिखाई देगा कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके नोट्स में नहीं था, सब आपके नोट्स में था। अगर आप नोट्स सही ढंग से पढ़ के जाएंगे तो हमेशा जेई एडवांस हो चाहे जेई मेंस तो नोट्स से आते ही एडिट, तो जेई एडवांस में भी 95% जो चीजें रहेगी वो नोट्स से ही रहेगी डिटो उठा के। कुछ क्रिएटिविटी करके कोई 2-4% यार एक्स्ट्रा आ सकता है, कोई जेई एडवांस में भी कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो अगर हम आगे बात करें, हम बात करेंगे EFI ड्यू टू शेल, EFI ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शेल। अभी हम नॉन कंडक्टिंग चल रहा है ना सारा, दैट इज नॉन कंडक्टिंग शेल। तो शेल कैसे है आपके पास में, यहाँ पे ऐसे एक शेल रहेगा, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे कुछ क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, नॉन यूनिफॉर्मली नहीं है, ये क्या है यूनिफॉर्मली। शेल क्या होता है, खोखला होता है शेल अंदर से, शेल अंदर से क्या होता है बच्चों, खोखला होता है। तो अगर आप बात करेंगे इसकी EFI बात की, इसकी रेडियस कुछ हमने r मान लिया, r0 रेडियस मान लिया। हम बात करें EFI व्हेन r इज ग्रेटर देन r0, ग्रेटर देन इक्वल टू r0, तब EFI कितना आया था, तब EFI आया था आपके पास, आप जब आप बाहर होते हैं, सुनना मेरी बात को, अगर आप शेल के बाहर होते हैं तो शेल के चार्ज को कहाँ कंसिडर मान सकते हैं, उसके सेंटर पे। तो आप मान सकते हैं पूरा क्यू चार्ज उसके सेंटर पे पड़ा है और ये पॉइंट मास जैसा है, तो क्या आएगा, दैट इज KQ डिवाइड बाय r²। सेकंड एक्सप्रेशन की अगर आप बात करें, दैट इज r इज लेस देन r0। अगर आप अंदर चले जाएंगे तो अंदर EFI 0 आता है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, अंदर EFI कितना आता है, 0 आता है। ये दोनों रिजल्ट बच्चों याद रखिएगा। इसका ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ ऐसा बनता है EFI का, E वर्सेस R का ग्राफ बना रहे हैं। तो अगर आप R इज इक्वल टू R0 तक बात कर रहे हैं, R इज इक्वल टू R0 तक, यहाँ तक तो कोई EFI है ही नहीं, EFI 0 है। फिर अगर आप चले जाएंगे R इज इक्वल टू कैपिटल R, उसके जस्ट बाद में ग्राफ ऐसे शुरू होता है ऐसे, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये 1/r² के प्रोपोर्शनल है, तो कुछ ऐसे आएगा आपके पास।
तो ये डिसकंटिन्यूस ग्राफ हुआ ना, बिकॉज पहले ये यहाँ पे था, सीधा यहाँ से शुरू होगा, तो ये ग्राफ डिसकंटिन्यूस है। एक बार जेईई एडवांस में आया था, उसमें ये पूछा था कि डिसकंटिन्यूस है कि नहीं। समझ में आ गई बात? तो ये बहुत ढंग से क्लियर होना चाहिए। इसका डेरिवेशन कैसे किया था, गॉस लॉ की हेल्प से हमने इसको ड्राइव किया था। तो ये अच्छी बात है कि शेल के अंदर ईएफआई नहीं आता। अगर आप, ऐसा नहीं है भी कोई भी, जैसे इस शेल पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो हर एक चार्ज एलिमेंट, ऐसा नहीं है भी यहाँ पे चार्ज एलिमेंट है डी क्यू, इसके से कोई ईएफआई नहीं, इसकी वजह से भी ईएफआई, सबकी वजह से ईएफआई है, पर सबका नेट कितना बनता है, जीरो। भाई आपके पास में कुलम्स हो तो लगेगा ना भाई, यहाँ पे कोई भी डी क्यू होगा शेल के ऊपर, हर एक डी क्यू की वजह से ईएफआई है, पर सबका नेट इफेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, नेट इफेक्ट जीरो। ऐसा नहीं है कोई भी चार्ज लगा ही नहीं रहा, लगा तो सबके सब रहे हैं, पर उनका नेट इफेक्ट कितना आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। सेकंड बात करते हैं, दैट इज ईएफआई ड्यू टू, दिस इज ईएफआई ड्यू टू क्या करते हैं इसमें, सॉलिड स्फीयर। ये सब नॉन कंडक्टिव चल रहा है ना अभी तक। सॉलिड स्फीयर है तो इसमें हमने मान लिया कि चार्ज रो क्या है आपके पास में, चार्ज डेंसिटी, रो है चार्ज डेंसिटी। अच्छा, अगर टोटल चार्ज क्यू है तो रो को क्या लिख देंगे, दैट इज क्यू डिवाइड बाय 4/3 पाई आर नोट का क्यूब, इसकी रेडियस कुछ आर नोट मान लीजिए। अब की बात चार्ज वॉल्यूम में, जैसे तरबूज नहीं ना, तरबूज के अंदर मटेरियल है, वैसे आपके पास में स्फीयर के अंदर मटेरियल है। इसके रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात कर रहे हैं पहला केस, व्हेन आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर नोट, तो ग्रेटर देन आर नोट का मतलब क्या है, आप इसके बाहर हैं, इसके अंदर नहीं, आप बाहर हैं आप। और बाहर होंगे तो सेम यही वाली कहानी, आप इसके सारे चार्ज कहां पे मान सकते हैं, सेंटर पे कंसिडर्ड मान सकते हैं। तो आप क्या लिख देंगे, ई क्या बन जाएगा, दैट इज के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। कोई आर डिस्टेंस पे है आप यहाँ पे, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर लिख देंगे। या फिर आप रो की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख दीजिए रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर नोट का क्यूब। समझ आ गया बात? ये तो है बाहर वाले केस की। तो बाहर वाले दोनों का सेम पैटर्न है ना आपके पास। अंदर देखें तो इसके अंदर जीरो है, पर इसके अंदर जीरो नहीं आता आपके पास। इसके अंदर क्या आता है बच्चों आपके पास, अगर आप बात करेंगे लेस देन आर में, तो इसके अंदर अगर आप बात करें तो ईएफआई कितना आता है, दैट इज रो, दिस ईएफआई इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बच्चों, आप याद रखेंगे इसे, E इज इक्वल टू रो बाय 3 रो आर बाय 3, ऐसा एक्सप्रेशन आता है। और किस तरफ आएगा, मान लीजिए अगर आप इस वाले पॉइंट पे देखना चाह रहे हैं, तो अगर मतलब जो जैसे इस वाले पॉइंट पे तो डायरेक्शन इधर इज रेडियली, तो अगर आप यहाँ पे देखना चाह रहे हैं तो इस तरफ आ जाएगा, रिपेल कर रहा है, यहाँ पे देखना चाहेंगे तो इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पे देखना रेडियली आउटवर्ड। और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ऊपर की तरफ आ जाता। ठीक है, डायरेक्शन तो वैसे ही जैसे हम यहाँ पे देखते हैं सेम डिट्टो है, जैसे यहाँ पे किस तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड। सिमिलरली अंदर वाले पॉइंट्स पे भी ऐसे ही रहेगा, रेडियली आउटवर्ड। इसका डेरिवेशन है वो इंपॉर्टेंट था, इसके डेरिवेशन के कोरस्पॉन्डिंग 2 बार सवाल आपसे पूछा जा चुका है, उसमें रो को थोड़ा सा वेरी कर लिया, तो आप डेरिवेशन से ढंग से देख के जाइएगा, डेरिवेशन में नहीं फंसना है। क्लियर? इसका ग्राफ बना के बताइए मुझे, ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ अगर आप देखेंगे तो पहले तो ईएफआई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, हम ई वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे बना दिया, कहां तक, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक। फिर उसके बाद में अगर आप देख रहे हैं तो फिर ये ऐसे करके कुछ ऐसे जाएगा। आप आर इज मतलब कैपिटल आर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करिए, यहाँ पे पुट करिए, सेम ही वैल्यू आएगी। मतलब अगर आपको देखना आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब जस्ट सरफेस पे ईएफआई देखना हो तो आप इसमें पुट करें तब भी वही रिजल्ट आएगा, इसमें पुट करें तब भी वही रिजल्ट, दोनों का सेम रिजल्ट आता है। इस वजह से ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये होता भी यहाँ पे आर पुट करता अलग वैल्यू आती तब दिक्कत होता, फिर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाता। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे पहले वैल्यू ऐसे बढ़ रही है फिर ऐसे जा रही है, तो ये आपके पास में कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। तो ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा बच्चों, ये कई बार हमसे पूछा गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि सॉलिड स्फीयर के अंदर आता है दैट इज रो आर बाय 3 एप्सिलॉन, बाहर आता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्लियर है? छापिए। सॉलिड स्फीयर का जो ईएफआई था उसके डेरिवेशन के कोरस्पॉन्डिंग एक सवाल कर लेते हैं, बिकॉज कई बार वो सवाल पूछा गया है। मान लीजिए आपको डेंसिटी ऐसे लिखा हुआ है, रो इज इक्वल टू रो नॉट आर। इससे पहले वाला जो केस हमने देखा जहां पे ईएफआई आया रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, उसमें जो रो था वो कांस्टेंट था। अब की बार रो क्या है आपके पास, वेरिएबल है। तो आपसे पूछा गया फाइंड, और इसकी जो रेडियस है आपके पास में वो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर नॉट मान लीजिए ना। तो आपसे पूछा गया ई बताइए कब, व्हेन आर इज लेस देन आर। और सेकंड वाले केस में पूछा गया ई व्हेन आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर नॉट। आर नॉट कर देते हैं, अंदर कितना आएगा बाहर कितना आएगा, इस वाले केस को आप करके बताइए। डेरिवेशन पार्ट अगर आपने किया होगा तो आप इसे कर पाएंगे। ऐसा सवाल जेईई ने पूछ रखा है, इसी वजह से आपने इसको उठा रहे हैं।
हाँ भी हुआ, मैं कर रहा हूँ, आप स्क्रीन को पोज कर दीजिए। आप ऐसे कर सकते हैं इसको, जो सबसे पहले आपने ऐसे एक स्फीयर बना लिया, ठीक है। अब क्या कहाँ पे EFI चाहिए आपको, यहाँ से कुछ r दूरी पे EFI चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से r दूरी पे ऐसे गॉसियन सरफेस मान लिया, ठीक है। तो मैंने लिखा इस गॉसियन सरफेस से कोरस्पॉन्डिंग दैट इज E.ds इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने सीखा था कि हम इस तरीके गॉसियन सरफेस, बिकॉज गॉस फ्लो आपको डायरेक्टली फ्लक्स देता है, EFI देता नहीं है। और अगर आपको EFI चाहिए तो इस E को इंटीग्रेशन से बाहर लेके आना है, और इस E को इंटीग्रेशन से बाहर लेके आने के लिए दो कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है। ऐसा गॉसियन सरफेस चूज कीजिए जिसके हर एक पॉइंट पे E की वैल्यू सेम हो, ताकि E मतलब बाहर निकाला जा सके। दूसरा, E और DS में एंगल भी क्या हो, जीरो हो या फिर कॉन्स्टेंट हो, ताकि E बाहर आ जाए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मुझे मेन टारगेट हो Q इनसाइड निकालना है। तो इसके अंदर Q इनसाइड निकालना है, कितनी रेडियस के अंदर, R, स्मॉल r के अंदर। तो पहले Q इनसाइड निकालने चलते हैं। अब Q इनसाइड कैसे निकालूं, तो Q इनसाइड के लिए क्या किया, मैं छोटा सा ऐसे एक स्फीयर माना, ऐसे शेल मानी, ऐसे छोटी शेल, बिकॉज रो तो बदल रहा है ना। तो हमने ऐसे R दूरी पे एक शेल मान ली, कितनी विड्थ की, dr विड्थ की। तो अगर आप इसमें dq चार्ज देखेंगे तो कितना आएगा, दैट इज रो मल्टीप्लाई 4, क्योंकि इसका वॉल्यूम चाहिए ना, सिर्फ शेल का वॉल्यूम चाहिए, दैट इज 4 पाई r² dr। ये इसका dv वॉल्यूम हो गया, और ये मल्टीप्लाई रो कर दिया तो चार्ज आ गया। समझ में आ रहा है। हमने बोला कि हमें यहाँ पे r डिस्टेंस, मतलब हमारा टारगेट ये था कि r रेडियस का जो सॉलिड स्फीयर है उसमें चार्ज कितना है। अब उसको निकालने के लिए क्या किया, हमने एक विड्थ वाली शेल को एलिमेंट माना। तो अगर विड्थ वाली शेल को हम एलिमेंट मानेंगे तो इसमें जो आपके पास में चार्ज आएगा, दैट इज 4 पाई r² dr मल्टीप्लाई रो, ये इसका आ गया dq। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब रो आपके पास में वेरिएबल है, तो रो की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे हमने dq को लिखा, dq विल बिकम, रो की जगह बच्चों क्या आएगा, रो नॉट r, रो नॉट r, तो यहाँ पे बन गया 4 पाई r² dr। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो आपको कहाँ से r इज इक्वल टू 0 से कुछ जनरल r तक वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे तो ये तो बन गया कुछ q, दिस इज बिकम स्मॉल q। और ये अगर आप देखें रो नॉट 4 पाई, ये बाहर आ गया, ये r³ का, दैट इज r की पावर 4/4। समझ में आ गई ये एक्सप्रेशन। तो q जो आपके पास में आ रहा है, दैट इज रो नॉट 4 पाई, और ये 4 से नीचे कट जाए, r की पावर 4, ये q इनसाइड आ रहा है आपके पास किसी r रेडियस के अंदर। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर, ठीक है। अब q इनसाइड आ गया तो बात बन जाएगी, कैसे करेंगे, E बाहर आ गया, ds कितना हो गया इसका एरिया, दैट इज 4 पाई r² इज इक्वल टू q इनसाइड है रो नॉट पाई r की पावर 4 और बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे पाई से पाई कट गया, तो E का एक्सप्रेशन जो आया, दैट इज रो नॉट बाय 4 एप्सिलॉन नॉट r², ये आ गया ये पाई। तो अब की बार ये डिफरेंट है। तो हमारा जो एक्सप्रेशन था रो r/3 एप्सिलॉन, वो कब आता है, जब रो यूनिफॉर्म है। जैसे नॉन यूनिफॉर्म है आपके पास में, तो ये डिफरेंट हो गया आपके पास में। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब सेकंड वाला केस है आपके पास, व्हेन r इज ग्रेटर देन r0। इसका मतलब क्या, बाहर चलेंगे, और बाहर चलेंगे फिर आप गॉसियन सरफेस मानेंगे तो पूरा का पूरा चार्ज आ जाएगा इसका। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, E.ds इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब की बार जो Q इनसाइड है वो टोटल चार्ज आ जाएगा, पूरा स्फीयर ही अंदर आ गया ना, तो पूरा स्फीयर पे जो चार्ज है वो सारा लेना पड़ेगा। तो अब Q इनसाइड क्या लिखेंगे, यहाँ पे R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल R0 हो जाएगी। तो ये बनेगा रो नॉट पाई r0 की पावर 4। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज पूरा स्फीयर अंदर आ गया। अब आप यहाँ पे लिख लीजिए, E तो बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 पाई स्मॉल r² इज इक्वल टू Q इनसाइड हो गया रो नॉट, ठीक है, और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बन गया, E आपके पास, इट इज रो नॉट पाई r0 की पावर 4 डिवाइड बाय 4 पाई r² एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सप्रेशन हो गया। समझ में आ रही है बात। तो रिजल्ट अगर आपके पास में रो यूनिफॉर्म नहीं होगा, जैसे रो यूनिफॉर्म है तब तो वो रिजल्ट आ जाएंगे, अंदर आएगा रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, बाहर आएगा kq/r²। पर अगर आपके रो वेरी कर जाएगा तो फिर ये वाले इन वाले रिजल्ट बदल जाएंगे, बाहर वाला तो वापस वही है, k टोटल q डिवाइड बाय r², वही तो है। ये एक्चुअली क्या है, टोटल q ही तो है आपके पास में, ये एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन रो नॉट पाई r, दिस इज ये एक टोटल q तो है, q ये अगेन kq/r² ही बना चाहिए तो आपके पास में। तो बाहर वाला रिजल्ट सेम का सेम रह रहा है, पर बाहर वाला देख सेम का सेम है, देखिए q है 4 पाई k है, दैट इज kq/r²। तो बाहर वाला सेम का सेम रह रहा है, पर अंदर वाला रिजल्ट आपके पास से वेरी कर जाता है अगर हम रो का पैटर्न को थोड़ा चेंज कर दें, ठीक है। तो बच्चों ऐसे सवाल 2 बार जाइए, एडवांस में आ चुका है, तो थोड़ा आप ढंग से देख के जाइएगा डेरिवेशन इसका, ठीक है, छाप लीजिए।
फिर इसके बाद में हम बात कर लेते हैं EFI ड्यू टू सिलेंड्रिकल शेल। EFI ड्यू टू सिलेंड्रिकल शेल, तो आपके पास में ऐसे शेल थी, अगर आपको याद होगा, शेल मतलब खोखला सिलेंडर है ना, खोखला सिलेंडर, उसके अंदर कुछ नहीं खाली है। तो इसकी रेडियस हम कुछ मान लेते हैं R0 रेडियस है और इन्फिनिट लॉन्ग है आपके पास में। ये सब रिजल्ट इन्फिनिट लॉन्ग के लिए, ठीक है। अगर इन्फिनिट लॉन्ग है आपके पास में और अगर मैं पूछूं EFI कब व्हेन R इज लेस देन R0, तो EFI कितना आता है, 0 आता है। अंदर EFI कितना आता है, 0 आता है। और अगर बच्चों को बाहर निकालना हो E व्हेन R इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, तब उस वाले केस में क्या कीजिएगा, सुनिए। जैसे इस पे सिग्मा रहेगा ना, जो सरफेस पे चार्ज है आपके पास में, खोखला है तो सरफेस पे चार्ज होगा, तो यहाँ पे अगर R दूरी पे आप निकालना हो तो आप वही रिजल्ट लिखिए जो एक लाइन चार्ज का था, 2k लैम्डा बाय R, ऐसा रिजल्ट 2k लैम्डा बाय R। पर यहाँ पे लैम्डा कैसे लिखेंगे, लैम्डा क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, 1 मीटर पे देखिए कितना चार्ज है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 मीटर पे चार्ज लिखने के लिए देखिए कितना सरफेस एरिया होगा 1 मीटर लेंथ के अंदर, दैट इज सिग्मा मल्टीप्लाई 2 पाई R मल्टीप्लाई 1 मीटर, और यही तो आएगा लैम्डा यहाँ पे। बिकॉज आपको रिजल्ट याद नहीं रखना पड़ेगा ना, जो लाइन वाला था वो डायरेक्टली यहाँ पे यूज हो जाए 2k लैम्डा पाया, बस लैम्डा निकालना सीख लीजिए। लैम्डा है 1 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज है, तो अब 1 मीटर लेंथ पे कैसे चार्ज लिखेंगे, तो 1 मीटर लेंथ का एरिया हो गया, सरफेस एरिया देखेंगे दैट इज 2 पाई R0 मल्टीप्लाई 1, तो आप यहाँ पे EFI देखेंगे तो ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा, E इज इक्वल टू 2k, लैम्डा को लिखा है सिग्मा 2 पाई R0 डिवाइड बाय R। अब चाहे तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं कि को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर आपके पास में ये 2 इससे साफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा R0 डिवाइड बाय स्मॉल R0 एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके रिजल्ट आ जाएगा। तो आप ये याद रखिएगा कि इसकी वजह से जो बाहर रिजल्ट आता है वो वैसा ही आता है जैसा एक इन्फिनिट लाइन चार्ज की वजह से 2k लैम्डा बाय, अंदर 0 आता है, बाहर 2k लैम्डा बाय, बस लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिमिलरली मान लीजिए आपके पास में ये तो शेल था ना, सॉलिड सिलेंडर की वजह से अगर हम देखें, सॉलिड सिलेंडर की वजह से, तो क्या लिखेंगे बच्चों, हमने आप सॉलिड सिलेंडर बना दिया, ऐसे ये लो सॉलिड सिलेंडर बना दिया, ठीक है। अगर आप सॉलिड सिलेंडर बनाएंगे, ऐसे इन्फिनिट लॉन्ग है, अंदर वाला रिजल्ट कम पूछता है और वो आपको याद रख लेंगे तो ठीक है, नहीं याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका रिजल्ट जो आपके पास में आता है अंदर वाले केस में वो आता है E इज इक्वल टू रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल, कम जरूरत पड़ती है तो नहीं याद रखें तब भी काम चल जाएगा। बाहर वाला रिजल्ट अगेन वही है 2k लैम्डा बाय R। अब लैम्डा यहाँ पे क्या होगा, इसमें रो गिवन होगा ना, रो गिवन होगा, तो 1 मीटर लेंथ में कितना चार्ज होगा बच्चों, दैट इज रो मल्टीप्लाई पाई R0 स्क्वायर, इसकी रेडियस कुछ R0 मान लिया, और मल्टीप्लाई 1, तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा की जगह आप लिख देंगे रो पाई R0 स्क्वायर 1 मीटर, तो आप वैल्यू पुट करें जो रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वाले रिवीजन लेक्चर में हम इतना ही पार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम और बात करेंगे। बस इसमें आपको देखते जाना है चीज़ों को और एक बार क्विक रिवाइज हो जाएगा, वैसा ही किया है, ताकि मतलब कोई एक एवरेज बच्चा है जिसको मतलब बेसिक्स थोड़े क्लियर नहीं है या फिर वो भूल गया चीज़ें, तो वो यहाँ पे देख के उसको रिवाइज कर सकता है, ठीक है। छाप लीजिए।